हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे जिसकी हेडिंग है वाटर। इसकी हेडिंग से हम समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें हम जानने वाले हैं हमारे अर्थ पर जो भी वाटर से रिलेटेड फिनोमेनास हैं, वाटर से रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं टू नो अबाउट वाटर, उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक वाटर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है यहाँ पर वाटर साइकिल। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसको समझिए कि कैसे। देखिए, इसमें यहाँ पे कहा गया हमसे कि सबसे पहले जो वाटर है वो क्या करता है, अपने फॉर्म्स को चेंज कर रहा है ना, और सर्कुलेट हो रहा है बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। यानी कि एक हमारे यहाँ पे ओशियानिक सरफेस होगा जो वाटर से पूरा भरा हुआ होगा, उसके बाद एक हमारा ऊपर यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होगा और यहाँ पर हमारा लैंड मास होगा। ओके, इसको आप सिर्फ समझने के लिए अभी इसको समझें कि यहाँ पे क्या होगा। जब हम बात करते हैं ओशन की, ओशन में जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। सो जब यहाँ पर इसका इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर्स में ये कन्वर्ट होता है, तो ये कहाँ चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे, राइट। ये चला गया एटमॉस्फेयर पे। फिर एटमॉस्फेयर में हमने जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था एयर, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिपिटेशन अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो रेनफॉल होता है। सो जो रेनफॉल का प्रोसेस हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर पे, वही प्रोसेस जब यहाँ पे होगा तो वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होंगी, कंडेंस होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी, और जब क्लाउड की कैपेसिटी टू होल्ड दोज वाटर ड्रॉपलेट्स ख़त्म हो जाएगी तब प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे रेनफॉल कहते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में होता है उसे स्नोफॉल या हिल स्टॉर्म्स भी कह सकते हैं, राइट। तो ये बात हो गई हमारे एटमॉस्फेयर की। फिर बात आती है लैंड की। तो लैंड पे क्या हुआ, अगेन द सेम प्रोसेस। जब इस एटमॉस्फेयर से रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के बाद वो पानी कहाँ गिरता है, लैंड मास पे। ओशंस पे भी गिरता है, बट अभी अगर हम लैंड मास की बात करें तो कि जब वो पानी गिरा ज़मीन पर, तो ज़मीन पर गिरने के बाद वो या तो ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड लेवल में जा कर के मिक्स हो जाएगा, नहीं तो रिवर्स में कंट्रीब्यूट होगा, नहीं तो हमारे सराउंडिंग्स के जो रीजन्स होंगे उनमें चला जाएगा, राइट। सो ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल चल रहा है, दिस साइकिल इन विच द वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. Okay, so this was about water cycle. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोर्सेस ऑफ वाटर की। देखिए, हम सब जानते हैं द मेजर सोर्सेस जो हमारी अर्थ है उसका 71% मैंने आपको बताया था वाटर से सराउंडेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो 71% सराउंडेड है वो पूरा का पूरा ओशियानिक है, और ओशियानिक होने के कारण जो वाटर है वो सलाइन वाटर है। सो इट कैन नॉट बी यूज कि आप उसको बिल्कुल अपने लिए वाटर के जो भी आपके काम हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे फ्रेश वाटर की जगह पे आप उसको यूज़ उतना नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहले आपको सलाइन वाटर का कन्वर्जन करना पड़ेगा इनटू फ्रेश वाटर एंड देन इट कैन बी यूज। तो होता क्या है कि सलाइन वाटर, ओशंस तो हमारे लिए सोर्सेज हैं बट उतना ज़्यादा वो यूज़फुल हमारे लिए नहीं है। ओके, तो मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें हम बात करते हैं रिवर्स की, पॉन्ड्स की यानी तालाब, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, सो फ्रेश वाटर के सोर्सेज तो हमारे ये हो गए। फिर ओशन बॉडीज़ और सीज़ का मैंने आपको बताया कि पानी इतना ज़्यादा सलाइन है क्योंकि उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट है, तो वो जो है पानी वो आप यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्ट है, इतना ज़्यादा सॉल्टी पानी है कि आप अगर उसको पीने की कोशिश भी करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहें तो वो इतना ज़्यादा आपके जो भी आप कह सकते हैं फसल होगी या जो भी आप उसमें उगाने की कोशिश कर रहे होंगे जिस भी तरीके की स्पेशीज़ को, वो उसको कभी उतना ज़्यादा कह सकते हैं ग्रोथ रेट दे ही नहीं पाएगा। सो जो सलाइन वाटर है उसका यूज़ आप ऐसे डायरेक्टली कहीं नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर। अब मैंने आपसे कहा सलाइन वाटर, तो उसी से एक टर्म आती है
सैलिनिटी ऑफ ओशंस, इसको प्लीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो सैलिनिटी ऑफ ओशंस होता है वो टर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के एनसीईआरटी में, हम ये भी देखेंगे कि फिर कौन कौन से ओशंस की सैलिनिटी वाइज क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ओशंस की सैलिनिटी चेंज होती है उनमें पाए जाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कहीं ना कहीं उनमें भी अंतर आता है। ओके, सो सैलिनिटी की बात करते हैं। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब कि अगर आपने 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व होगा या प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा उस पर्टिकुलर वाटर की सैलिनिटी। ओके, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, जैसे शॉर्ट में आप पीपीटी भी बोल सकते हैं। ओके, 35 पीपीटी भी बोला जाता है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओशंस की एवरेज सैलिनिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी ओशन का 1000 ग्राम ऑफ वाटर यूज़ करें तो उसमें हमको 35 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्ट के डिज़ोल्व मिलने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज द सैलिनिटी ऑफ ओशंस। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की। अब मैंने आपको बताया था कि ओशंस जो है 71% ऑफ आवर अर्थ में ओशंस आ गए, बाकी का 29% आपके कॉन्टिनेंट्स लेते हैं। लेकिन जो 100% ऑफ वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। सो ओशंस में हमारा 97.3% जो वाटर है वो ओशंस में ही मिल जाता है। अब सीधी सी बात ये है कि अगर 97.3% वाटर आपका ओशन में है तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा सलाइन हो गया, राइट। यानी कि फ्रेश वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो देखिए 97.3% जो है आपका सलाइन वाटर हो गया। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास सिंपली 100 ml ऑफ वाटर, मैंने माना कि इस टोटल अर्थ पे मान लीजिए 100 ml ऑफ वाटर भी था, तो 97.3 ml ख़त्म हो गया ओशंस में जाकर। फिर जो बचा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो है आइस कैप्स। अब आइस कैप्स का जो रेशियो है वो है 2.0%, यानी कि 99.3% वाटर तो यहीं ख़त्म हो गया। कैसे? क्योंकि ओशियानिक वाटर है, सलाइन वाटर है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, और आइस कैप्स से निकलने वाला जो आइस कैप्स में जो भी वाटर आपके पास जमा हुआ है उसको आप इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। सो 99.3% वाटर तो आपके हाथ की बात ही नहीं रह गई, है ना। अब आता है ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर इज़ ऑफ अबाउट 0.68%। इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें कि ये मैंने एक रेशियो जो मतलब हमारी बुक में दिया है इसको ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी यूपीएससी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करती है कि आप कि ये बताइए कि अगर हमको मालूम है हमारी अर्थ पे ओशियानिक वाटर, अब आपको बता दिया 97.3% है, आपको पता है, आइस कैप्स का भी आपको पता है, तो उसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग वाटर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है या सबसे कम कहाँ पर मिलता है ना। तो अगर रिमेनिंग वाटर की बात करें जो कि आपके लिए आप जिसको प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए फेचेबल है बहुत इजीली, तो ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, दैट इज़ 0.68%, और रिवर्स में जो है सबसे कम है, दैट इज़ 0.001%। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी रिवर्स हैं और वो सारी मिलकर भी हमें सिर्फ 0.001% ऑफ वाटर 0.001% ऑफ फ्रेश वाटर ही सप्लाई कर पा रही हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स भी होती हैं, इनलैंड सीज भी होते हैं, सॉल्ट लेक्स भी होती हैं, और फिर हमारे एटमॉस्फेयर में भी सम अमाउंट ऑफ वाटर तो होता ही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की, ठीक है। तो ओशन सर्कुलेशन में सबसे पहले द मूवमेंट्स दैट ऑकर इन ओशंस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। सो ओशन में क्या होता है, हम सभी ने देखा हुआ है कि ओशन है उसमें कई तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ वर्टिकल होते हैं, कुछ और भी होते हैं। तो उसमें से जो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं उसमें वेव्स आती हैं, टाइड्स आते हैं और ओशियानिक करेंट्स आते हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की। देखिए, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. It's a very simple phenomena कि जब भी आपकी ओशन की सरफेस पर जो पानी है एक बार वो हाइट लेवल पर उठता है एंड देन इट ड्रॉप्स, यानी कि वो एक ऐसा वेव लाइक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है ये कहलाता है आपका वेव्स। ओके, मतलब क्योंकि इनने एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लिया इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये जो मोशन है ये कहलाया वेव मोशन। ओके, फिर बात करते हैं हम टाइड्स पे। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ओके, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्राम दिखाती हूँ, इसको देखें प्लीज़। कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने कहा कि वेव ट्रैवल हो रही है तो वेव लाइक स्ट्रक्चर एक ट्रैवल हो रहा है। ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेड है जिसमें आपको दिख रहा है कि जो वेव्स हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हैं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं राइट डायरेक्शन में ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। सो वेव्स का जो मूवमेंट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट आप बात करते हैं। लेकिन जो टाइड्स का मूवमेंट है वो कैसा है, वर्टिकल है। क्यों? क्योंकि एक बार जो है यहाँ पर आपका वाटर पूरा ऊपर की तरफ जाता है एंड देन दूसरी बार यहाँ पर आपका वाटर पूरा का पूरा नीचे आता है, राइट। सो ये जो आपका एक मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर राइजिंग एंड फॉलिंग, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम कहते हैं टाइड्स। ओके, इट्स अ हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अब देखिए कई बार ऐसा होता है समुंदर के जो किनारे होते हैं वहाँ पर जो वाटर लेवल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पहले तो पानी जो है आपके सी शोर जिसको हम कहते हैं किनारे को, तो उस सी शोर से जो समुद्र का पानी है वो वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन एक अचानक से बहुत लंबी सी ऊंची सी वेव आती है और वो पूरे के पूरे सी शोर को कवर कर लेती है, राइट। सो वो कहलाती है हाई टाइड। और जब वो पानी पूरा का पूरा वापस समुंदर में चला जाता है तो उसको कहते हैं हम लो टाइड, यानी कि व्हेन द वाटर रीचेस टू इट्स हाईएस्ट लेवल इट इज़ अ हाई टाइड एंड व्हेन द वाटर रीचेस टू इट्स लोएस्ट लेवल इट इज़ द लो टाइड। ठीक है, अब टाइड्स के पीछे का जो बैकग्राउंड रीज़न है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो पूरे ओशियानिक वाटर है इसमें टाइड्स का मोशन हमको देखने को मिला, तो इसका जो मेन रीज़न दिया जाता है वो दिया जाता है द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि जो हमारे सन और मून है, सूरज और चंद्रमा है, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, इसी की वजह से हमारे अर्थ पर जो पानी है, जो ओशियंस हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो इफ़ेक्ट होती है। ओके, सो फोर्सेस बिहाइंड टाइड्स की हम बात करेंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसमें कुछ याद रखने वाली जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि जब यहाँ पर आपको दिख रही है पोजीशन है सन की, ये है आपका मून और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, होता क्या है कि हम जानते हैं हमारे अर्थ के यहाँ पे तो क्योंकि अर्थ जो है जियोइड शेप की है, जियोइड शेप के होने के कारण यहाँ पर चारों तरफ आपके ओशंस प्रेजेंट हैं। तो होता क्या है कि जब ये जो मून है ये हमारी अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल, मैंने कहा है पुल, याद रखें इसको वर्ड को कि ग्रेविटेशनल पुल, पुल मीन्स होता है खींचना, राइट। सो जब भी मून हमारी अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता है तो हमारी अर्थ के सरफेस पर जो ओशंस हैं या जो पानी है, ये वाला ओशंस है, इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है एंड ये टुवर्ड्स द मून यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम यही प्रोसेस है कि यहाँ पर क्या हुआ, सन तो अपनी पोजीशन पर था लेकिन जब मून इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा अगेन, तो यहाँ पर जो ओशन वाटर है इस पे पूरा का पूरा एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट होगा और ये जो है टुवर्ड्स द मून जाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए टाइड्स में भी दो टाइप के टाइड्स होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। स्प्रिंग टाइड्स की बात हो रही है और नीप टाइड्स की बात हो रही है। सो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, उसके बाद में आपको इस डायग्राम के थ्रू जब समझाऊंगी तो ये पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारे अर्थ की सरफेस पर जो वाटर है, जैसे वो मून के पास पहुँचती है, जैसे वो मून के टुवर्ड्स होता है, तो मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स आए, है ना। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, फुल मून का मतलब होता है जो पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, एंड न्यू मून डेज दैट इज अमावस्या। इसमें जो सन होता है और जो मून होती है, सन मून और अर्थ, ये तीनों जो होते हैं सेम लाइन में होते हैं, ठीक है। और इन दिनों में जो टाइड्स होती हैं वो हाईएस्ट काउंट की जाती हैं, सो दीज आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। मतलब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, और ये तीनों एक ही लाइन में सिर्फ 2 दिन ही पॉसिबल है, दैट इज द फुल मून एंड द न्यू मून। तो इन 2 दिनों में जब ये तीनों सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में सिचुएटेड होते हैं, तो जो टाइड्स होती हैं वो हाईएस्ट कैलकुलेट की जाती हैं, और इनको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ओके। सेकेंड आता है दैट व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर एंड दिस इज़ द लास्ट क्वार्टर, इसको आप ध्यान रखें। तो जब ये फर्स्ट क्वार्टर में होगा या अपने लास्ट क्वार्टर में होगा, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है मून ने भी लगाया, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, सन का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल था, ठीक है। और उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो सन और मून की जो सन और मून के जो ग्रेविटेशनल पुल थे वो एक दूसरे को काउंटर कर जाते हैं, और यहाँ पर लोएस्ट टाइड्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम नीप टाइड्स कहते हैं। इसको अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब न्यू मून डे है तो सन, मून और अर्थ तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों एक ही लाइन में है। उसके कारण क्या हुआ कि सन ने भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाया, मून ने भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाया, और क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो जो पुल था इट वाज द मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सो इस सिचुएशन में जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हुआ, तो जो टाइड्स थी वो हाईएस्ट थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन आई फुल मून की। फुल मून के समय क्या हुआ कि सन तो चलिए अपनी पोजीशन पे था, अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में थे, लेकिन अंतर कहाँ आया, अंतर ये आया कि मून ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और मून अर्थ के इस तरफ आ गया, ठीक है। जब मून अर्थ के इस तरफ आ गया, तो फिर इन दोनों ने अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाया होगा, एक तरफ सन ने, एक तरफ मून ने। लेकिन अब ये हम जानते हैं कि सन की जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सन की जो डिस्टेंस है अर्थ के साथ, वो मून की डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, इसलिए जो टाइड्स आती हैं वो लोएस्ट आती हैं, जो टाइड्स आती हैं वो हाईएस्ट तो आती हैं, बट इसमें जो रीजन ऑफ द फोर्स होता है वो आपका फुल मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक। सो दिस वाज द स्प्रिंग टाइड एट फुल मून। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में जो फोर्स है वो काउंटर, मतलब इन दोनों का जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं नीप टाइड्स की, नीप टाइड्स में क्या होता है, क्वार्टर फेजेस ऑफ मून। क्वार्टर फेजेस ऑफ मून मतलब आप ये समझिए कि जैसे 15 दिन का जो है फुल मून और न्यू मून का एक साइकिल होता है, तो 7वें या 8वें दिन किसी भी महीने के, या आप कह लीजिए कि किसी भी साइकिल जो मून साइकिल है उसके 7वें या 8वें दिन होता क्या है कि मून है यहाँ पर, या मान लीजिए यहाँ पर, और सन है यहाँ पर। तो जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे, क्योंकि ये एक दूसरे के इस तरीके से सिचुएटेड है कि एक दूसरे के ऑलमोस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ वो काउंटर कर गया, ठीक है। और काउंटर करने की वजह से हुआ ये कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको हाईएस्ट टाइड्स मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह पे यहाँ पर लोएस्ट टाइड्स मिली। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आपस के जो ग्रेविटेशनल पुल थे वो एक दूसरे को काउंटर कर गए। एक बार फिर से शॉर्ट में आप ये ध्यान रखेंगे क्या कि स्प्रिंग टाइड्स के समय चाहे न्यू मून हो
चाहे फुल मून हो, क्या होता है, हाईएस्ट टाइड्स देखने को मिलती हैं, मैक्सिमम टाइड्स, हाईएस्ट वाली टाइड्स हमको देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? इसलिए मिलती हैं क्योंकि इन दिनों में जो अर्थ, मून और सन होते हैं तीनों एक ही लाइन में सिचुएटेड होते हैं और उसके वजह से इनके जो ग्रेविटेशनल पुल हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं और मैक्सिमम काम करने की वजह से जो टाइड्स की हाइट है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, लेकिन नीप टाइड्स के समय क्या होता है? नीप टाइड्स के समय होता ये है कि जो क्वार्टर फेज होता है, क्वार्टर फेज यानी कि मून साइकिल का 7th और 8th डे, उसमें जो मून और अर्थ और सन है इन तीनों की जो पोजीशन है ये राइट एंगल ट्रायंगल की हो जाती है। इसको आप ध्यान रखें, राइट एंगल ट्रायंगल पोजीशन कहते हैं। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल की पोजीशन में एक दूसरे के आ जाते हैं, जिसके कारण जो सन का आपका ग्रेविटेशनल पुल था और जो मून का ग्रेविटेशनल पुल था ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर गए और जो अप्लाइड फोर्स था वो इतना कम था कि हमको जो टाइड्स मिली वो लोएस्ट थी। ओके, सो दिस वाज द नीप टाइड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम एक और फिनोमेना के बारे में जो कि है सुनामी। ठीक है, देखिए, ड्यूरिंग द स्टॉर्म विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म्स ह्यूज वेव्स एंड दिस मे कॉज द ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शंस। क्या होता है कि हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब हमारे ओशंस पे मूवमेंट होते हैं, वाटर बॉडी पे, यहाँ पे ओशंस पे मूवमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं जो विंड्स होती हैं वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके डायरेक्शंस को या उनके मूवमेंट को डिसाइड करने में। ठीक है, तो जब इन विंड्स की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज वेव्स का फॉर्मेशन कराती हैं और जब ये ह्यूज वेव्स आकर के हमारे किनारों पर, सी शोर्स जिसको हम कहते हैं, समुंदर के किनारों पर आकर टकराती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। ओके, इन की वजह से ही जो इन्हीं ह्यूज टाइडल वेव्स को हम कहते हैं सुनामी। ओके, होता क्या है कि जब हम कह सकते हैं कि किसी ओशियानिक कॉन्टिनेंट पर अर्थक्वेक आ जाए या लैंडस्लाइड हो, अब ये मैंने आपको बताया था कि जब हम बात कर रहे थे हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं अलग अलग विड्थ के होते हैं। ओशियानिक कॉन्टिनेंट की विड्थ अलग होती है और जो लैंड मास वाला कॉन्टिनेंट होता है उसकी जो विड्थ है वो अलग होती है। तो हुआ क्या कि अब है तो वहाँ पे भी ऑल दो कॉन्टिनेंट तो है ही, सो ओशियानिक कॉन्टिनेंट में अगर अर्थक्वेक या फिर लैंडस्लाइड ऑकर हो जाए तो क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, इट शिफ्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और उसी की वजह से एक ह्यूज टाइडल वेव बनती है। टाइडल वेव याद रखेंगे, वर्टिकल मूवमेंट है जिसको हम कह रहे हैं। एक ह्यूज टाइडल वेव जो है वो बनती है और उसी टाइडल वेव को हम कहते हैं सुनामी। ओके, एंड सुनामी जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, और जो अभी तक की लार्जेस्ट सुनामी हमने कैलकुलेट करी है वो है 150 मीटर की हाइट्स की एंड इसमें जो होती है वेव की स्पीड वो हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स पर आवर के अबाउट। ओके, सो मतलब ये आप समझिए इस चीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। मतलब इसको आप कह सकते हो कि अगर हम कहते हैं अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान आपका सुनामी भी कर सकती है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करेंगे हम ओशन करेंट्स की। ओके, ओशन करेंट्स जो होती हैं जनरली स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही हैं ओशियानिक सरफेस पर डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, दे कैन बी वार्म और कोल्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रीम ऑफ वाटर की बात हो रही है। दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। द ओशन करेंट्स मे बी वार्म और कोल्ड। ठीक है, generally the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles and the cold currents carry water from polar or high latitudes to tropical or lower latitudes। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर, जैसे कि हमने याद रखा था कि हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन था उसको हमने टेम्परेट जोन का नाम दिया
फिर उसके ऊपर हमारा इक्वेटोरियल रीजन को हमने ट्रॉपिकल जोन का नाम दिया। उसके ऊपर हमारा आ गया टेम्परेट जोन, उसके ऊपर हमारा आ गया फ्रिजिड जोन, एंड देन जो कि हमारा होता है पोलर रीजन। तो हो क्या रहा है कि जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, यहाँ पर जो ओशन करंट जनरेट होता है वो काफ़ी वार्म होता है, और जो पोल्स के टुवर्ड्स करंट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है। ठीक है, तो जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमने कहा है कि कभी भी कोई भी जो ओशन करंट होगा, अगर उसकी हम बात करेंगे, तो ये हमेशा अपने ऑपोजिट टेम्परेचर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ओशन के टुवर्ड्स ओशन के पास क्या हो रहा है, वार्म करंट जनरेट हो रहा है, तो वो वार्म करंट जनरेट होने के बाद हमेशा पोल्स की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, और जो कोल्ड करंट आपका पोल्स के वहाँ पर जनरेट हुआ है, वो चाहेगा कि वो या तो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाए या तो लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आ जाए। लोअर लैटिट्यूड से हमारा मतलब है इक्वेटर की तरफ। ठीक, उसके बाद ऐसे एरियाज़ जहाँ पर हमारा वार्म और कोल्ड करंट जो है वो मिलते हैं, वहाँ पर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है जापान का नाम। जापान के अलावा जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, ये सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे वार्म और कोल्ड करंट जो है वो मिलते हैं। सो यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट जो है वो मिलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड डेवलप होता है। और इसीलिए जापान की अगर जैसे मैं स्पेसिफिक बात करूँ, तो जापान की जो फूड हैबिट्स हैं उसमें आपको फिशरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जापान में क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड के मतलब उनका जो आप कह सकते हैं डाइट है, उसमें भी फिशेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिले हुए हैं, और उनके जो बिज़नेस हैं या जो भी आप कह रहे हैं ट्रेड है, उसमें भी फिशिंग की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। ओके, सो ओशन करेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एक और बात ये याद रखें कि जो एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, वहाँ पर काफ़ी फॉगी वेदर भी डेवलप होता है, जिसके कारण से नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है। नेविगेशन में प्रॉब्लम जाने का मतलब यही है कि जो डायरेक्शंस होते हैं, जो शिप्स होते हैं, कई बार वहाँ पर ऐसे रीजन्स में उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ओके, सो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको हम ध्यान से रिवाइज कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले हमने जाना वाटर साइकिल को, वाटर साइकिल के बाद सोर्सेज देखे, सोर्सेज के बाद बात करी सैलिनिटी की, उसके बाद देखी डिस्ट्रीब्यूशंस, फिर समझे ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेव मूवमेंट। वेव मूवमेंट में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो कहलाता है वेव्स। आफ्टर इट आती हैं टाइड्स। टाइड्स में क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, राइट। ये एक रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, ट्वाइस अ डे ये ऑकर होता है। सो ये हो गया आपका टाइड्स। उसके बाद हमने जाना फोर्सेस बिहाइंड द टाइड्स। दो टाइप के टाइड्स हमने देखे, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। याद रखेंगे जब अर्थ, मून और सन तीनों एक ही लाइन में होंगे तो होंगी स्प्रिंग टाइड्स, और जब अर्थ, मून और सन राइट एंगल ट्रायंगल की पोजीशन में होंगे तो होंगी नीप टाइड्स। ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स जो होती हैं हाईएस्ट कैलकुलेट की जाती हैं, नीप टाइड्स जो होती हैं वो लोएस्ट होती हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक फिनोमेना यहाँ पे देखा गया सुनामी का, जिसपे हमने ये जाना कि जब कभी भी ओशियानिक कॉन्टिनेंट पर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई लैंडस्लाइड होती है तो क्या होता है, सुनामी जैसी ह्यूज टाइडल वेव्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड की होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर पाती हैं। उसके बाद हमने देखे ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स वर नथिंग बट द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस, राइट। इसमें दो टाइप के ओशन करेंट्स होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। सो जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो भी वार्म करंट होगा हमेशा इक्वेटर के पास जनरेट होगा और पोल्स की तरफ मूव करेगा। जो कोल्ड करंट होगा वो पोल्स के पास जनरेट होगा और इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन के पास आने की कोशिश करेगा। एक ऐसा रीजन जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा फिशिंग ग्राउंड मिलता है। एरियाज़ का यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा जापान का या फिर नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं वो। इसके अलावा एक और बात जो ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं फॉगी वेदर होता है, सो डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन भी ये रीजन हो जाते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर वाटर। अब इसी चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें सबसे पहले यूपीएससी प्री 2015 की बात की गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, द टाइड्स ऑकर इन द ओशंस ड्यू टू।
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और थर्ड ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 एंड 1, 2 and 3। अब एक यहाँ पर जो ट्रिकी क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखें आप कि हो क्या रहा है। हमें ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून होता है, राइट। सो सिर्फ ये 2 फोर्सेस होंगे क्या? इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता कि टाइड जनरेट हो रही हो? इसके बारे में आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी मैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि ये होता क्या है। ओके, तो देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक ऐसे इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड क्या करती है, ऑर्बिट करती है ना। सन यहाँ पे कहीं सिचुएटेड होगा जिसके इलिप्टिकल पाथ के उसमें ऑर्बिट करती है हमारी अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो जो है वो उसको उतनी डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली आप समझिए कि अगर हम किसी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं जब, तो सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड्स जो फोर्स लगता है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस क्वेश्चन का ये है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ है ये सबसे अननोन फैक्टर रहा है। इसके बारे में बहुत ही लेस जानकारी जो है वो दी जाती है, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ है ये भी हमारे टाइड्स को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक मेथड ये हो गई कि अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी इस क्वेश्चन में रोल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मालूम तो आप जाकर के ऑप्शन सी मार्क कराएंगे जो कि आपका गलत आंसर होगा। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ 1, 2 and 3। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ये सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ को आप नहीं भूल सकते। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टाइड्स। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2013 का, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी पूछ लेता है। सो द क्वेश्चन इज दैट ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर exist as ice caps amid glaciers. Out of the remaining fresh water is present in largest proportion is found in atmosphere as moisture in clouds, found in freshwater rivers, exist as ground waters और exist as soil moisture। मैंने आपसे कहा था डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ओशंस और आइस कैप्स को छोड़ दिया जाए या सिर्फ फ्रेश वाटर की बात की जाए, फ्रेश वाटर में आइस कैप्स को छोड़ दीजिए, ग्लेशियर्स को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है उसका लार्जेस्ट प्रोपोर्शन कहाँ पर देखने को मिलता है। सो उस फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड वाटर्स में हमको देखने को मिलता है, राइट। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है? सबसे कम बिल्कुल याद रखेंगे कि जो वाटर रिवर्स होती हैं उसमें देखने को मिलता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी